हमें सच में ये पता है कि हमारा हर गुस्सा, मतलब कोई भी निराशा या कोई भी भयंकर भावना शारीरिक रूप से सिर्फ 90 सेकंड तक ही जिंदा रहती है। हाँ, सिर्फ 90 सेकेंड। उसके बाद का जो भी उसके बाद का सारा तनाव, सारी बेचैनी असल में हम खुद पैदा करते हैं। मतलब जरा कल्पना करते हैं, सोमवार की सुबह है, हम में से कई लोग बिस्तर से उठने से पहले ही तनाव महसूस करने लगते हैं ना। बिल्कुल। काम की डेडलाइन, रिश्तों की उलझने, पैसों की चिंता, हमारा दिल जोर से धड़कने लगता है और दिन की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम लगभग रोज गुजरते हैं। देखिए, जब ये तनाव हम पर हावी होता है तो अक्सर हमें लगने लगता है कि शायद हम ही कमजोर हैं, लेकिन समस्या हमारे अंदर नहीं है। एकदम सही कहा, समस्या हमारे अंदर नहीं है। हम असल में एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार हमारा ध्यान खींचने और हमारी ऊर्जा को सोखने के लिए ही डिजाइन की गई है। सवाल ये है कि हम इस बाहरी शोर के बीच अपनी मानसिक शांति को कैसे बचाए रखें। और आज की इस खास विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास हाउ टू स्टे कॉम एंड पॉजिटिव इन लाइफ ऑडियो बुक के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, हम इन स्रोतों से उन 15 रणनीतियों को निकालकर एक व्यवहारिक टूलकिट में बदलेंगे। बिल्कुल। उद्देश्य ये नहीं है कि हम बस नई जानकारियों के बोझ तले दब जाएं, बल्कि ये समझना है कि ये चीजें असल में काम कैसे करती हैं, ताकि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकें। तो स्रोत सामग्री में सबसे पहला सिद्धांत नियंत्रण का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल है। मानव मनोविज्ञान की एक अजीब विडंबना है कि हम अपनी जिंदगी में हर चीज को नियंत्रित करने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं ना, हम उतना ही बेकाबू महसूस करते हैं। बिल्कुल। लेखक इसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव के घेरे के माध्यम से समझाते हैं। बाहरी घेरा उन चीजों का है जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है, जैसे अर्थव्यवस्था हो गई, हाँ, या ट्रैफिक, मौसम या दूसरे लोगों के फैसले। और जो भीतरी घेरा है वो हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं और हमारी आदतों का है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम किसी फिल्म के सिर्फ एक साइड किरदार हैं, लेकिन जबरदस्ती पूरी फिल्म का डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छी उपमा है। और जो कि संभव ही नहीं है। इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपना सारा ध्यान बाहरी घेरे पर लगाते हैं कि मौसम खराब क्यों है या बॉस का मूड खराब क्यों है, तो हम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। हाँ, और असल में हम सक्रिय रूप से अपने भीतरी घेरे को सिकोड़ रहे होते हैं। हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि हमारे पास अपनी खुद की आदतों को सुधारने की ताकत ही नहीं बचती। लेखक ने अपने ही जीवन का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अच्छा, क्या उदाहरण था? जब उनका बॉस बहुत अनिश्चित और अप्रत्याशित व्यवहार कर रहा था, तब उन्होंने बॉस को बदलने की कोशिश छोड़ दी। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने काम की गुणवत्ता और अपने रवैये पर लगाया, जो कि उनका भीतरी घेरा था। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि उनकी कार्यक्षमता इतनी बढ़ गई कि सिर्फ 3 महीने में उन्हें प्रमोशन मिल गया। ठीक है, मैं इस सिद्धांत को समझ तो पा रहा हूँ, लेकिन एक चुनौती है यहाँ। क्या इसका मतलब हार मान लेना है? मतलब क्या हमें बस ये मान लेना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते और बस निष्क्रिय होकर बैठ जाना चाहिए? नहीं, ये हार मानना बिल्कुल नहीं है। ये अपनी ऊर्जा का रणनीतिक इस्तेमाल है। रणनीतिक इस्तेमाल? हाँ, मतलब ये उस लड़ाई को छोड़ना है जिसे जीता नहीं जा सकता, ताकि उस मोर्चे पर पूरी ताकत लगाई जा सके जहाँ जीत सुनिश्चित है। ये सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। तो अगर हम बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो तब क्या होता है जब हमारे साथ सच में कुछ बहुत बुरा हो जाए? जैसे कि कोई बड़ा संकट? हाँ, मान लीजिए कोई ऐसा तूफान आ जाए जो हमारी जिंदगी की योजना को ही तहस नहस कर दे। स्रोत सामग्री यहाँ क्रांतिकारी आभार यानी रेवोल्यूशनरी ग्रैटिट्यूड की बात करती है। बिल्कुल। और देखिए, क्रांतिकारी आभार का मतलब ये कतई नहीं है कि हम एक डायरी में बस ये लिख लें कि मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ। हाँ, वो तो बहुत ही सतही हो जाएगा। एकदम। ये कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी या झूठी सकारात्मकता नहीं है। ये एक संज्ञानात्मक उपकरण है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक तंत्र है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारा दिमाग तुरंत खतरे को भांपने वाले मोड में चला जाता है। वो तो इंसानी फितरत है। हाँ, लेकिन जब हम जानबूझकर आभार जताते हैं तो हम अपने दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो खतरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय
संसाधनों और समाधानों की तलाश करे। त्रिसारा का उदाहरण इस तंत्र को बहुत अच्छे से समझाता है। मतलब उसकी 12 साल पुरानी नौकरी अचानक चली गई थी। 12 साल? वो शुरुआत में पूरी तरह तबाह हो गई थी। बिल्कुल। उसका मनोवैज्ञानिक संघर्ष बहुत गहरा था, क्योंकि उसकी पूरी पहचान ही उस नौकरी से जुड़ी थी। हाँ, वो खुद को उस नौकरी के बिना सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर उसने इसी क्रांतिकारी आभार का इस्तेमाल किया और खुद से पूछा, मैं स्थिति में किस चीज के लिए आभारी हो सकती हूँ? और उसे क्या एहसास हुआ? उसे एहसास हुआ कि वो नौकरी असल में उसे अंदर से खोखला कर रही थी। जब उसने अपना नजरिया बदला तो उसका दिमाग समाधान खोजने लगा। उसने उस खाली समय का इस्तेमाल अपने परिवार से जुड़ने और अपनी खुद की कंसल्टिंग कंपनी खोलने में किया। क्या बात है। मार्क की कहानी भी इसी मनोवैज्ञानिक बदलाव को दर्शाती है। मैं बता रही थी ना कि मार्क का दर्दनाक तलाक हो रहा था। वो स्वाभाविक रूप से गुस्से और कड़वाहट से भरा था, जो कि उस स्थिति में बहुत आम बात है। बिल्कुल। लेकिन जब उसने इस तकनीक का अभ्यास किया तो उसने पाया कि तलाक उसे आत्मनिर्भर बनने का एक मौका दे रहा था। अरे वाह। हाँ, उसने खाना बनाना सीखा, अपने वित्त को संभालना सीखा और उन दोस्तों से दोबारा जुड़ा जिन्हें वो शादी के दौरान पूरी तरह से भूल गया था। यहाँ हालात बिल्कुल नहीं बदले थे। तलाक की प्रक्रिया तो उतनी दर्दनाक रही होगी। हाँ, लेकिन मार्क के दिमाग ने उस दर्द को एक अवसर में बदल दिया था। ये समझना बहुत जरूरी है कि हालात को देखने का नजरिया बदलना ही असली ताकत है। लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन है। कैसी उलझन? जब हम किसी भयंकर संकट के बीच होते हैं तो संसाधनों की तलाश करना तो बहुत दूर की बात है। हम तो भावनाओं के एक भयानक तूफान में फंसे होते हैं। हम उस कच्ची बेकाबू भावना से कैसे निपटे? इसके लिए हमें भावनाओं के प्रति अपना पूरा दृष्टिकोण बदलना होगा। देखिए, भावनाएं हमारी पहचान नहीं है। मतलब? वे केवल मौसम की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं। जब हम कहते हैं मैं उदास हूँ, तो हम उस भावना को अपना वजूद बना लेते हैं। हम उस भावना से खुद को चिपका लेते हैं। बिल्कुल। इसके बजाय अगर हम सोचें कि मुझे उदासी महसूस हो रही है, तो हम खुद को उस भावना से अलग कर लेते हैं। हम भावना नहीं है, हम केवल उस भावना को महसूस करने वाले दर्शक हैं। बहुत गहरी बात है। और इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए STOP यानी स्टॉप तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, स्टॉप तकनीक। एस का मतलब है स्टॉप, यानी रुकें। जैसे ही कोई नकारात्मक भावना हावी हो, कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को शारीरिक रूप से रुकने का आदेश दें। बिल्कुल। और टी का मतलब है टेक अ ब्रेथ, यानी सांस लें। हाँ, 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और 6 सेकंड में बाहर छोड़ें। और फिर आता है ऑब्जर्व, यानी बिना किसी जजमेंट के अपनी भावना को देखें। और अंत में पी का मतलब है प्रोसीड विद इंटेंशन, मतलब एक स्पष्ट इरादे के साथ आगे बढ़ें। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक सांस लेने से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है? ये सीधे तौर पर हमारे न्यूरोलॉजी से जुड़ा है। जब हम गुस्से या डर में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिसे फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। हमारा एमिगडाला, दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, हाँ, वो पूरी तरह से हावी हो जाता है। लेकिन जब हम जानबूझकर धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो हम शारीरिक रूप से अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। एकदम सही। ये सांस हमारे दिमाग को एक रासायनिक संकेत भेजती है कि हम सुरक्षित हैं, और इससे अमिगडाला का प्रभाव कम होने लगता है। अरे, और यहीं पर वो 90 सेकंड का नियम आता है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ। यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मुझे ये सिद्धांत समझ में आ रहा है। शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, और अगर हम कोई प्रतिक्रिया न दें तो 90 सेकंड के भीतर वे खून से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल, शारीरिक रूप से भी खत्म हो जाते हैं। तो फिर मेरी चुनौती यह है कि अगर ये सिर्फ 90 सेकंड का खेल है तो लोग सालों तक किसी एक बात पे गुस्सा या उदास क्यों रहते हैं? क्योंकि 90 सेकंड के बाद जो कुछ भी होता है ना, वो विशुद्ध रूप से हमारी अपनी पैदा की हुई कहानी होती है। हमारी अपनी कहानी? हाँ, वो प्रारंभिक रासायनिक प्रतिक्रिया तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी अंदरूनी आवाज या हमारा इनर क्रिटिक उस भावना को अपने दिमाग में बार बार दोहराकर जिंदा रखता है। हम खुद उस आग में घी डालने का काम करते हैं। मुझे ये अंदरूनी आवाज एक पुराने कंप्यूटर सिस्टम की तरह लगती है। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत पुराना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। हाँ, अच्छा। वो इतना आउटडेटेड हो चुका है कि वो एकदम सुरक्षित और जरूरी फाइलों को भी वायरस समझकर ब्लॉक कर देता है। हाँ। और पूरे सिस्टम को धीमा कर देता है। हाँ। हमारी अंदरूनी आवाज भी यही करती है। वो हर सुरक्षित स्थिति में भी खतरा ढूंढकर पैनिक बटन दबा देती है। अरे, ये एंटीवायरस वाली उपमा तो बहुत ही सटीक बैठती है।
ये अंदरूनी आवाज हमारी असली आवाज नहीं है। ये बचपन या पुराने अनुभवों से मिली वो प्रोग्रामिंग है जो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। हाँ, डेविड की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन उसकी ये पुरानी प्रोग्रामिंग हमेशा उसे डराती थी। उसे क्या लगता था? उसे हमेशा लगता था कि क्लाइंट उसके काम से नफरत करते हैं। जब भी कोई क्लाइंट किसी डिजाइन में छोटा सा भी बदलाव करने को कहता, तो उसके अंदरूनी आवाज तुरंत वायरस अलर्ट दे देती, देखा तुम इस काम में एकदम बेकार हो। ओह, तो ये पुरानी प्रोग्रामिंग उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तो डेविड ने इस आउटडेटेड प्रोग्रामिंग को कैसे ठीक किया? डेविड ने सबसे पहले इस आवाज को पहचानना शुरू किया। उसने समझा कि ये सच नहीं है। जब आवाज ने कहा कि तुम्हारी कला बेकार है, तो उसने जानबूझकर एक नया नरेटिव बनाया। उसने खुद से क्या कहा? उसने खुद से कहा, मेरा काम लगातार बेहतर हो रहा है और क्लाइंट मुझे इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे मेरी कला की कदर करते हैं। लेखक इसके लिए एक और तकनीक बताते हैं, भविष्य के खुद से एक खत लिखना। अरे, ये कैसे काम करता है? जब आप भविष्य के नजरिए से वर्तमान की समस्याओं को देखते हैं, तो उस अंदरूनी आवाज का डर अपने आप कम हो जाता है। ये खुद की अंदरूनी आवाज को शांत करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें, मान लीजिए कि हमने अपनी अंदरूनी आवाज को सुधार लिया और अपना नैरेटिव बदल भी लिया, फिर भी हम दूसरों की गलतियों की कहानी को अपने दिमाग में क्यों दोहराते रहते हैं? हम पुरानी कड़वाहट को क्यों नहीं छोड़ पाते? देखिए, इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ये माफी से जुड़ा एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि माफी दूसरों के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री इस धारणा को पूरी तरह पलट देती है। माफी दूसरों को सही ठहराने के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से खुद को आजाद करने के लिए है। खुद को आजाद करने के लिए? हाँ, किसी के प्रति गुस्सा या कड़वाहट पाल कर रखना ऐसा ही जैसे हम खुद रोज जहर पी रहे हों और ये उम्मीद करें कि इससे सामने वाला इंसान मर जाएगा। ये तो बहुत ही भयानक बात है। बिल्कुल, जहर हम पी रहे हैं तो नुकसान भी सिर्फ हमारा ही हो रहा है। रॉबर्ट का उदाहरण इस बात को बहुत गहराई से साबित करता है। मतलब वो 20 साल पुराने एक ड्रंक ड्राइविंग के अपराध बोध से जूझ रहा था। 20 साल, सोचे जरा। हाँ, उस घटना में किसी को चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो खुद को उस मूर्खतापूर्ण फैसले के लिए माफ नहीं कर पा रहा था। उसका ये मनोवैज्ञानिक संघर्ष इतना बड़ा था कि वो इसके बोझ तले पूरी तरह दबा हुआ था। और उसका ये अपराध बोध एक धीमे जहर की तरह उसके जीवन के हर हिस्से को बर्बाद कर रहा था। वो करियर और रिश्तों के अच्छे मौकों को ठुकरा देता था। क्यों? क्योंकि उसे अवचेतन रूप से लगता था कि वो किसी भी अच्छी चीज का हकदार है ही नहीं। रॉबर्ट की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उसने जवाबदेही और आत्म प्रताड़ना के बीच के फर्क को समझा। मतलब गलती मानना और खुद को सजा देना दोनों अलग बातें हैं। एकदम सही। उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की थी, लेकिन खुद को सजा देना बंद कर दिया। उसने खुद को माफ किया और फिर उस पुरानी ऊर्जा को एक नई और सकारात्मक दिशा में लगाया। हाँ, वो ड्रंक ड्राइविंग रोकने के अभियानों का एक सक्रिय हिस्सा बन गया था ना? बिल्कुल। लेकिन चलिए यहाँ थोड़ा व्यावहारिक होते हैं। हमने अपनी अंदरूनी आवाज को सुधार लिया, अतीत को माफ भी कर दिया और भीतर शांति पा ली। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर कदम रखते हैं, हमारा सामना दूसरों की अफरा तफरी से होता है। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी ऊर्जा सोख लेते हैं, जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई डिमांडिंग बॉस हो गया या हमेशा शिकायत करने वाला कोई रिश्तेदार। इस बाहरी दुनिया में हमारी वो अंदरूनी शांति कैसे टिक पाएगी? यहीं पर सीमाएं या बाउंड्रीज स्थापित करने का काम शुरू होता है। कई लोगों को लगता है कि सीमाएं बनाना स्वार्थी होना है। हाँ, अक्सर ऐसे ही माना जाता है। लेकिन लेखक इसे हवाई जहाज के उस जरूरी नियम से जोड़ते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। अरे हाँ, अगर आप खुद अंदर से टूट चुके हैं तो आप किसी और के लिए कोई काम नहीं आ सकते। आपकी ऊर्जा कोई असीमित भंडार नहीं है। लिंडा की कहानी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। वो एक सिंगल मदर थी जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। हाँ, उसकी बहन, उसके सहकर्मी, उसका पूर्व पति, सब उसी पर निर्भर थे। वह सबकी जरूरतें पूरी करते करते खुद पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। क्योंकि लिंडा ने कभी किसी को ना नहीं कहा था। लेकिन जब उसे अपनी गिरती हुई सेहत का एहसास हुआ तो उसने अपनी सीमाएं तय की। उसने क्या किया? उसने न केवल अपने समय की, बल्कि अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा की भी सीमाएं बनाई।
उसने स्पष्ट किया कि वो रात 8 बजे के बाद काम के ईमेल का जवाब नहीं देगी, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, और वो अपने पूर्व पति के साथ सिर्फ बच्चों से जुड़े विषयों पर ही बात करेगी। ये स्वार्थ नहीं था, ये खुद को बचाने का एकमात्र तरीका था। और मुझे लगता है कि इन सीमाओं को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है ना? बिल्कुल। लेकिन अनुशासन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो रातों रात आ जाए। नहीं, अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो बड़े बदलाव कभी भी एक साथ बहुत सारी चीजें करने से नहीं आते। ये 1% के रोजाना सुधार और छोटी आदतों से आता है, जिन्हें हम माइक्रो हैबिट्स कहते हैं। जब हम एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, योग करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, तो हम असल में अपने दिमाग पर इतना बोझ डाल देते हैं कि हम हार मान लेते हैं। सही बात है। लेखक ने अपने जीवन से जो उदाहरण दिया है वो इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। उन्होंने अपनी सुबह को अनुशासित बनाने के लिए बस एक सबसे छोटी आदत से शुरुआत की। हाँ, सुबह उठकर सिर्फ 1 गिलास पानी पीना, बस, और कुछ नहीं। और वो 1 गिलास पानी पीने की छोटी सी आदत धीरे धीरे एक अनुशासित दिनचर्या की नींव बन गई, क्योंकि वो इतनी छोटी आदत थी कि दिमाग ने उसका कोई विरोध ही नहीं किया। वाह। इसके साथ ही लेखक समय यात्रा सिंड्रोम या टाइम ट्रैवल सिंड्रोम से बचने की भी बात करते हैं। हमारा दिमाग अक्सर या तो अतीत के पछतावे में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता में गोते लगाता है। और इस सिंड्रोम को तोड़ने के लिए वो 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक बहुत कारगर है। हाँ, बिल्कुल। जब भी मन बहुत ज्यादा भटकने लगे तो वर्तमान में लौटने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। 5 चीजें जो आप अपने आसपास देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं, 3 चीजें जिनकी आवाज आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिनकी आप गंध ले सकते हैं, और 1 चीज जिसका आप स्वाद ले सकते हैं। यह तकनीक इतनी असरदार इसलिए है क्योंकि ये हमारे दिमाग को उसके डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से बाहर खींच लाती है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क? हाँ, वो नेटवर्क जो हमें ओवरथिंकिंग या चिंता में धकेलता है। जब हम अपनी इंद्रियों को संवेदी जानकारी को प्रोसेस करने में लगा देते तो दिमाग के पास भविष्य की चिंता करने के लिए प्रोसेसिंग पावर ही नहीं बचती। ये नर्वस सिस्टम को एकदम जमीन पे वापस ले आता है। बिल्कुल। इन माइक्रो हैबिट्स के अलावा 3 दैनिक सवालों पर विचार करना भी इस अनुशासन का एक अहम हिस्सा है। रात को सोने से पहले खुद से पूछें, आज क्या अच्छा हुआ, मैं किस चीज को बेहतर तरीके से संभाल सकता था। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? हम ये सब छोटी आदतें बना रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं, रोजाना खुद से सवाल पूछ रहे हैं, ये सब हम किस अंतिम लक्ष्य के लिए कर रहे हैं? ये सब हमें जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ उद्देश्य का मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया को बदलने वाला कोई महान आविष्कार करना है या कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करनी है। तो फिर क्या है? जीवन का उद्देश्य रिपल इफेक्ट या लहरों के प्रभाव को पैदा करने के बारे में है। एलिनोर की कहानी इस बात का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। एलिनोर 30 सालों तक एक स्कूल कैफेटेरिया में काम करती थी। हाँ। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा या मशहूर पद नहीं था, लेकिन एलिनोर ने 30 सालों तक उस खाने की लाइन में आने वाले हर एक बच्चे को खास महसूस कराया। और जब एलिनोर रिटायर हुई तो स्कूल के सैकड़ों पूर्व छात्रों से मिलने आए। सच में? हाँ, उन छात्रों ने बताया कि कैसे एलिनोर की बस एक छोटी सी मुस्कान या उसके हौसला बढ़ाने वाले 2 शब्दों ने उनके मुश्किल पारिवारिक हालात या पढ़ाई के तनाव के दिनों में उन्हें बहुत हिम्मत दी। वाह। एलिनोर ने कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया था, लेकिन उसने रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में सकारात्मकता का ऐसा संचार किया था जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहने वाला था। वाह। यही असली प्रभाव है। और मुझे लगता है कि इस पूरी विस्तृत चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष भी यही है, शांति और सकारात्मकता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हमें एक दिन पहुंच जाना है और फिर सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। शांति यात्रा करने का एक तरीका है। ये हमारे रोजमर्रा के चुनाव में छिपी है, हमारे 90 सेकंड के संयम में छिपी है और उन सीमाओं में है जो हम अपने लिए तय करते हैं। बिल्कुल। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सब कल सुबह ही एक साथ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वरना दिमाग फिर से पैनिक कर जाएगा। एकदम। कोई भी एक छोटी आदत चुने, जैसे सुबह 1 गिलास पानी पीना या 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक को आजमाना, और बस वहीं से शुरुआत करें। चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक विचार पर मनन करना चाहेंगे। हम अक्सर चारों तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये दुनिया कितनी अराजक, कितनी बटी हुई और तनाव से भरी है। हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी समस्याओं को हम अकेले कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से हर एक इंसान अगर सिर्फ अपने भीतर की शांति और सकारात्मकता को साध ले, तो यही हमारी इस बटी हुई दुनिया का सबसे बड़ा इलाज बन जाए?
ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। क्या सच में पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि सिर्फ अपने खुद के दिमाग को शांत करने से हो सकती है? ये विचार हमें ये याद दिलाता है कि सबसे बड़ा बदलाव हमेशा भीतर से ही शुरू होता है। तो अगली बार जब सोमवार की सुबह हमारी नींद खुले और दिमाग में चिंताओं की रेस शुरू होने लगे, तो याद रखिएगा, अमिगडाला को शांत करने की ताकत हमारे पास है। हाँ, अमिगडाला को शांत करने और शांति का स्विच ऑन करने की ताकत हमारे अपने ही अंदर मौजूद है। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही।